हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, डी, ड्राइवर, इन पदों की भर्ती की तैयारी आप लोग यहाँ से जुड़ के कर सकते हैं। अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबाकर और बगल में की घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आगे की जितनी भी क्लासें हैं उनका समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और जो भी अपडेट्स आएंगी उनके नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाने हैं, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड, ठीक है। और स्टेज फर्स्ट की तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़े हुए हैं और स्टेज फर्स्ट की तैयारी में आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे, जिससे कि आप स्टेज सेकंड के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे। पेपर कैसा आता है, कोई कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पिछले कई वर्षों से इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है, तो अनुभव के साथ में आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाता है। दोस्तों, ऐसे ही जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पर कराता हूँ, इनकी प्रैक्टिस करिए और ये देखिए कौन से टॉपिक हैं जिसमें आपको समस्या हो रही है या वो टॉपिक में आप क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हैं, तो खास तौर से इसका ध्यान दें। हालांकि हिंदी की हम लोग बात करेंगे तो हिंदी में 2 से 3 प्रैक्टिस सेट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। प्रीवियस ईयर आपके सॉल्ड पेपर भी आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में और प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, ठीक है। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिलेबस जैसे पहले था प्रीवियस ईयर वैसा ही सिलेबस इस साल भी रहने वाला है, कोई बदलाव नहीं है, सिलेबस में कोई चेंजमेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो देखिए इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट आपको मिल रही है, इंग्लिश की क्लास मिल रही है, ठीक है। हिंदी के प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहे हैं। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि हिंदी के टॉपिक वाइज आपको क्लासें भी मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़ी हुई हैं और आप लोगों ने पढ़ भी रखे होंगे। कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मान लीजिए जैसे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे, तो उन सभी को हिंदी की केवल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जिनको हिंदी पढ़ना है तो हिंदी की भी टॉपिक वाइज क्लासें यहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी आप मेरे को कमेंट में बता दिया करिए कि कौन सा टॉपिक करवाना है, तो स्पेशली मैं उसके लिए एक वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो वो क्लास आपको मिल जाएगी। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं, लेट लपेट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा, हिंदी से शुरुआत करेंगे आज, ठीक है। हिंदी के मैं टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश और जीके का भी प्रैक्टिस सेट देना मैंने शुरू कर दिया है, तो प्रैक्टिस सेट जरूर से ज़रूर लगाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे और अब इसके बाद में आपको मैथ्स के भी प्रैक्टिस सेट मिलने लगे, क्योंकि मैथ में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर आता है वो बिल्कुल अलग आता है बाकी अन्य परीक्षाओं से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है, किसका? स्वरों का वर्गीकरण जीव के आधार के अनुसार किया जाता है या जीव के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो भेद आता है ना, जीव के भाग के आधार पर अगर स्वर का वर्गीकरण किया जाता है तो किस प्रकार किया जाता है? अग्रस्वर होता है, आगे वाला भाग अग्रस्वर हो गया, ठीक है, अग्रस्वर होता है और मध्य स्वर होता है, यानी जीभ का मध्य भाग जहाँ से स्वरों का उच्चारण होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं, और पश्च स्वर होता है, जीभ का पीछे का भाग पश्च स्वर उच्चारित करता है, ठीक है। यहाँ पर ये विवृत स्वर ऑप्शन में सही नहीं होगा, यही पूछा गया था यहाँ पे, तो ये भेद 3 होते हैं, ध्यान रखने हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सेकंड नंबर, अगर आपको सही उत्तर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया करें। देखिए, शुद्ध शब्द पहचानने के लिए 2 प्रश्न आपको मिलेंगे पेपर में, तो चलिए पहचानिए यहाँ पे सही शुद्ध शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द पहचानिए। लब्ध प्रतिष्ठ, कहाँ से? प्रतिष्ठा नहीं, लब्ध प्रतिष्ठ, ठीक है। वर्तनी के आधार पर देखा जाए या वर्तनी के दृष्टि से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, तीसरा नंबर है। इसमें कह रहा है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए 2 प्रश्न बोले मैंने शुद्ध शब्द के लिए, तो 2 प्रश्न यहाँ पर आ गए। अब दूसरा ये क्वेश्चन जो है शुद्ध शब्द वाला, आपको बताना है कि इसमें से सही शुद्ध शब्द कौन सा है, पहचानिए और अपना आंसर दीजिए। दोस्तों फटाफट से आंसर कमेंट में ज़रूर दिया करिए और सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, भैया आपके लिए मेहनत की जाती है, तो आप
सेशन को लाइक करके हम इंडिकेट कर सकते हैं सेशन कैसा लगा आपको, और जो भी पूछना है, जो बताना है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताएं। चलिए तीसरे नंबर पे यहाँ पर सही शुद्ध शब्द हो जाता है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ध्वन्यालोक। ठीक है, ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, चौथा नंबर है। यहाँ पर कह रहा है कि पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में ये जो पशु शब्द है कौन सी संज्ञा है इसमें? तो आप सभी जानते हैं कि पशु एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो आंसर तो यही होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। में टहलना शब्द क्या है? पांचवें नंबर क्वेश्चन पे टहलना एक अच्छा व्यायाम है, और इसमें टहलना क्या है? टहलना संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है, क्रियात्मक संज्ञा है? निम्न में से सही आंसर आपका क्या होगा? तो टहलना क्रियात्मक संज्ञा है। टहलना क्या है बेटा? क्रियात्मक संज्ञा है। तो आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, छठा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर कह रहा है कि बांसुरी बज रही थी। क्या लिखा हुआ है? वाक्य दिया गया बांसुरी बज रही थी। ये वाक्य किस काल का उदाहरण है? बज रही थी। तो हमें पहचानने के लिए क्या देखना होता है कि आखिरी में क्या आ रहा है सहायक क्रिया में। ठीक है, रही थी, रहा था, रहे थे, तो यहाँ पर था, थी, थे मिल रहा है। थी मिला, क्या मिला? थी। तो इसलिए हम किसके पास जाएंगे? भूतकाल के पास में। जब भूतकाल के पास पहुंचे तो सही आंसर क्या करना है? रही थी, रहा था जहाँ पर आता है वहाँ पर अपूर्ण भूत होता है, तो कहाँ क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल का ये उदाहरण हो जाएगा। मैंने बोला राम खाना खा रहा था, तो खाना खा रहा था, खा चुका नहीं था, खा रहा था, खा रही थी, खा रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपूर्ण काम है यहाँ पे। क्या है? अपूर्ण काम। कैसा प्रतीत हो रहा है? अपूर्ण, कि काम हो रहा है, तो इसलिए अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सातवें नंबर में कह रहा है कि दिए गए शब्द का उपसर्ग पहचानिए। उपसर्ग क्या होते हैं? किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो दुराशा में क्या होता है बेटा? सातवें नंबर पे ए आंसर सही हो जाएगा, दुर। दुराशा में क्या होता है? दुर होता है। क्या? उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, अमृत का विलोम शब्द। बहुत आसान है, फटाफट से बताना है। विलोम शब्द का एक क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में मिलेगा। अमृत का विलोम क्या होता है बेटा? अमृत का विलोम होता है विष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 9वां नंबर है। कह रहा नीचे दिए गए युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण युग्म है? गलत युग्म कौन सा है, पहचान करनी है उसकी। देखिए अनंत का ऑप्शन नंबर बी, अनंत का यहाँ पे सानंत, अनंत का शांत, और जड़ का चेतन। ठीक है, आकृष्ट विकृष्ट सही है, ये विलोम दिए गए हैं। अनंत का शांत, जड़ चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट। ध्यान देना, अनुग्रह का आग्रह, ये विलोम सही नहीं, क्योंकि अनुग्रह का जो विलोम होता है वो विग्रह होता है, ये सही नहीं है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शब्द के प्रकार में आप लोग क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। 10वें नंबर पर राइट आंसर हो जाएगा अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक अर्थी शब्द, एक अर्थी शब्द हो गया, ठीक है, और अनेकार्थी शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, समानार्थी शब्द हो गया,
समानार्थी शब्द जिसको पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, और विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 प्रकार हो गए। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 11वें नंबर पर कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द है जो कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो पर्यायवाची संबंधित एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए, कमल का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है। तो रसाल नहीं होगा। रसाल आम का पर्यायवाची होता है। किसका होता है बेटा? आम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। संविदा। संविदा का समानार्थी शब्द होता है ठेका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 13वां नंबर है। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म। तो यहाँ पर एक शब्द युग्म दिया गया बेटा ये। ठीक है, तो इसी शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात करना है। ठीक है, अर्थ युग्म भी कह सकते हैं। इंद्रा इंद्र, इंद्रा इंद्र। तो इंद्रा का अर्थ इंद्राणी और इंद्र का अर्थ होता है सुरपति। क्या होता है? इंद्रा का अर्थ होता है इंद्राणी और इंद्र का अर्थ होता है सुरपति। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर पे कह रहा है कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द समानार्थक है, सार्थक है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है यानी सही है। व्याकरण जानने वाला वीर प्रश्न, क्या सही है? क्षण में नष्ट होने वाला क्षतिपूर्ति, सही है। जिसमें सबकी सम्मति है, सर्वज्ञ, क्या सही है। जो बिना वेतन काम करता हो, अवैतनिक, क्या सही है। तो 14 नंबर पे आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा बेटा? तो देखिए, जो बिना वेतन काम करता हो, अवैतनिक, ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा समझ लो। देखो, व्याकरण जानने वाला वैयाकरण होता है। वाह में ए की मात्रा, वैयाकरण। ठीक है, वैयाकरण। और क्षण में नष्ट होने वाला क्षण भंगुर होता है, क्षतिपूर्ति नहीं होता। ठीक है, और जिसमें सबकी सम्मति है यानी सर्वसम्मति, सर्वज्ञ नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही किया, जो बिना वेतन काम करता हो, अवैतन। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है। कह रहा है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, इसके लिए सही विकल्प क्या होगा? जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, उसके लिए हो जाता है अच्युत। क्या होता है? अच्युत। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अटूट, ना टूटने वाला, अटल, जो अपनी बात से ना टले उसे अटल कहेंगे। अदेय के लिए अनेक शब्द हो जाते हैं, जो दिया ना जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 16 नंबर है। इसमें है स्वर्गारोपण, स्वर्गारोहण दिया। स्वर्गारोहण का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा? 16 नंबर पे स्वर्गारोहण, आरोहण, स्वर्ग आरोहण, ऑप्शन नंबर डी सही है, स्वर्गारोहण। तो यहाँ पर आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 17 नंबर है। नैतत में संधि विच्छेद क्या होगा? नैतत का संधि विच्छेद करना है। नैतत का संधि विच्छेद ना धन एतत, क्या होगा? ना, बड़ा की मात्रा नहीं होगी ना में, ना धन एतत होगा। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, फटाफट से आंसर करेंगे और अपना उत्तर मैच करेंगे। अनुरूप में कौन सा समास होगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है। अनुरूप में कौन सा समास होगा? यानी रूप के अनुसार। अनुरूप का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा? रूप के अनुसार, अनुरूप।
ठीक है। अच्छा, जहाँ पर आपको जैसे अविभाव समास को पहचानने का तरीका होता है कि इसका पहला पद अव्यय होता है, ठीक है, इसका पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। तो अब पहला पद जो होता है शेष भी होता है। तो यहां पर आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। जैसे यथा शक्ति होता है, यथा अव्यय होता है पूर्व पद, ठीक है। तत्पुरुष में क्या होता है, जहां पर समास विग्रह करने पर कारक चिन्हों की अनुभूति होती है। चलिए 19 नंबर पे आएंगे। थोड़ा पैर में दर्द है इस चक्कर से। निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक युग्म सही है? 19 नंबर पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सामासिक युग्म सही है। सही युग्म की पहचान करनी है। ठीक है, इसमें तो आपको अव्ययीभाव समास करना है 18 नंबर पर अनुरूप में। चलिए, अनु आ जाए, बड़ा आ जाए, यथा आ जाए, वहाँ पे सभी जगह अव्ययीभाव समास होता है। यहाँ पे 19 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्महीन तत्पुरुष समास है। ठीक है, समासिक विग्रह करोगे तो आपको कारक चिन्ह यहाँ पे मिलेगा, कारक विभक्ति कारक चिन्ह। कर्महीन में तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। समासिक विग्रह क्या होता है इसका? कर्म से हीन, कर्महीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 20 नंबर है। सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित? सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबद्ध है? देखिए, सहृदय की अवधारणा रस संप्रदाय से संबद्ध है। सहृदय, ठीक है। सहृदय श्रोता तथा पाठक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, पहचानना है आपको। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यहाँ पर अनत्या अनुप्रास है, ऑप्शन नंबर ए राइट करेंगे। बाकी कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा। यहाँ पर दी गई पंक्तियों में अनत्या अनुप्रास है। जहाँ एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनत्यानुप्रास होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 22 नंबर है। खुदा गंजे को नाखून ना दे, कहावत का अर्थ क्या है? अच्छे आदमी का धन और अधिकार पाना ठीक नहीं है। अच्छे आदमी का धन और अधिकार पाना ठीक नहीं है, ये कहावत का अर्थ हो जाएगा। सॉरी, अच्छे बोल रहा हूँ दर्द की वजह से। ओछे 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 आदमी, ठीक है। ना समझ आदमी को धन और अधिकार पाना ठीक नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो गया। और देखिए 25 क्वेश्चन आने हैं, 3 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे पैसेज से, ठीक है। गद्यांश पद्यांश, गद्यांश आता है, इसमें 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है। PDF में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। इसके बाद में आपको अंग्रेजी का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। जय हिंद सभी को। सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें।